Good morning, children. We are learning the second chapter of political science, and that is international organizations. In our previous part, we learned about the need of any international organization, and we learned how League of Nations evolved and the evolution of United Nations. And today is the second part of this chapter, and we are learning the reforms of the UN after the Cold War. So, at the time when the UN was founded, the world environment was totally different. Because UN was founded after the Second World War. So the situation of the world was totally different. And after the Cold War, the world situation became changed. The USSR has collapsed, and USA has emerged as one of the sole power of the world. And at the same time, China is also growing rapidly. These are the situation of the world when reforms of the UN are required after the Cold War. So reform and improvement are fundamental to any organization to serve the need of the changing environment. So what is happening? The environment of the world is changing rapidly. So at the same time, we need to reform and improve the fundamentals of the UN also. The UN is no exception. In recent years, there has been demand for reforms of the world body. However, there is little clarity and consensus on the nature of the reform. अब देखिए क्या है, जब सारे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज होती चली जा रही हैं, तो उसके बाद जैसे कि रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंजिंग इन्वायरमेंट में करना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से यूएन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसको भी चेंज होना ही पड़ेगा। और रीसेंट ईयर्स में बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है कि यूएन जो एक वर्ल्ड बॉडी है उसमें कुछ चेंज करना चाहिए। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि चेंज कहाँ करना चाहिए और किसी भी बात में ये कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, एग्रीमेंट नहीं बन पा रही है कि कहाँ पर जा कर के नेचर ऑफ रिफॉर्म क्या होना चाहिए। तो उनका एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कंसेंसस नहीं हो पा रहा है कि नेचर ऑफ रिफॉर्म कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बट एवरी मेंबर, द होल वर्ल्ड इज़ एग्रीड फॉर द रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट आने ही चाहिए। टू बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूएन। अब देखिए, दो तरह के बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स होने चाहिए यूएन के अंदर। क्या होने चाहिए? पहला है आपका रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, एंड द प्रोसेस दे आर यूजिंग फॉर डूइंग एनी वर्क। जो कोई भी प्रोसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं काम करने के लिए, और जो उनका स्ट्रक्चर है, जैसे तो स्ट्रक्चरल जो मेंबरशिप है, सपोज देर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके कितने मेंबर्स हैं, कहाँ कहाँ के मेंबर्स हैं, किस कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, कितने होने चाहिए, इस पे एक तो स्ट्रक्चरल में आपके रिफॉर्म्स आना चाहिए। दूसरा किस में आना चाहिए? प्रोसेस, किस तरह से कोई भी काम वहाँ पर किया जा रहा है, उसकी प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस पे रिफॉर्म्स होना चाहिए। सेकंड क्या है? एंड अ रिव्यू ऑफ द इशू दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनाइटेड नेशन का जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, इसको क्या काम करना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स आने चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ अग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। सब मानते हैं ये दोनों तरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो आने ही चाहिए, इनकी ज़रूरत है। व्हाट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज़ प्रिसाइसली व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। अब सब जानते हैं कि रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन वो इस बात पे एग्री हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। कब रिफॉर्म करना चाहिए, इसको कैसे रिफॉर्म करें और करना क्या है, इस बात में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। सभी लोग एग्री नहीं हो पा रहे हैं। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपने देखा यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हो रहा है।
Related to this has been a demand for an increase in the UN Security Council's permanent and non-permanent membership so that the reality of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। वो कह रहे हैं कि इस बारे में ये बात हो रही है कि जो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये आपने देखा था यूरोपियन यूनियन के मामले में भी कि 2 यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस है, उसके अलावा चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, तो 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए। तो सब लोग चाहते हैं कि ये जो है यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें इंक्रीमेंट हो, बढ़े नंबर, 5 ही ना रहें, ज़्यादा हो जाए। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है, जो इस समय का वर्ड पॉलिटिक्स चल रही है, उसको रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। मतलब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस एरिया के लोग भी होने चाहिए। वो जो कंटेम्प्रेरी वर्ड चल रहा है, सपोज़ अगर एशिया में कुछ हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में आपने देखा आसियान की सिचुएशन बदल रही है या ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन बदल रही, वॉट एवर, कहीं जो भी कंटेम्प्रेरी वर्ड है वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वहाँ के लोग इसके मेंबर होने चाहिए और परमानेंट मेंबरशिप बढ़नी चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबरशिप में भी चेंजेस होने चाहिए। इन पर्टिकुलर देयर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो क्या है, प्रैक्टिकल में किसकी मेंबरशिप बढ़ाने की बात हो रही है कि एशिया से भी मेंबरशिप होनी चाहिए। एक चाइना ही यहाँ का मेंबरशिप है, बस मेंबर है, बस अफ्रीका से कोई भी मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका से USA है। Beyond this, the US and other Western countries want improvement in the UN's budgetary procedures and its administration। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया, उसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज क्या चाहते हैं लोग, क्या रिफॉर्म चाहते हैं? जो अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि जो UN का जो बजटरी प्रोसीजर्स है, जो बजट होता है उसमें चेंज होना चाहिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए। तो 2 तरह के स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेसेस रिफॉर्म्स की एडवाइस है। पहला है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के उसमें परमानेंट मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप में भी चेंजेस होना चाहिए, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मेंबर्स बढ़ जाने चाहिए। दूसरा क्या है कि जो बजट का जो प्रोसीडियर्स है, बजटरी प्रोसीडियर्स है, उसमें भी चेंज होना चाहिए। अधिकतर जो बजट है वो कौन कितना पैसा दे रहा है, आपने देखा कि जो अमेरिका है वो आपको पता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा देता है, तो वो चाहते हैं अमेरिका जो है 22% जो है वो पैसा दे रहा है UN को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपकी बुक में ही है। तो अमेरिका जो है वो 22% कर रहा है और कुल 18 कंट्रीज़ ये जो बजट पैसा दे रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि और कंट्रीज़ भी दें और इसमें कुछ बजटरी प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेज आए। ऑन द इश्यूज़ to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of UN, some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security mission। अब आपने देखा पहला रिफॉर्म क्या था? पहला रिफॉर्म था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। दूसरा क्या था? अ रिव्यू ऑफ द इशू दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से एरिया आने चाहिए। जुरिस्डिक्शन आपको पता है ना क्या होता है, उसके वो कौन कौन से मामले डील कर सकता है। तो कुछ एक्सपर्ट चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का रोल जो है वो पीस और सिक्योरिटी मिशन में ज़्यादा हो, बल्कि और दूसरे लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में ये ज़्यादा कन्फाइंड हो जाए। यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो जाए, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखे, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स देखे, हेल्थ के इश्यूज़ देखे, एजुकेशन वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है उसको देखे। और उनका कहना है कि हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, ह्यूमन राइट्स अच्छे रहेंगे, जेंडर एंड सोशल जस्टिस रहेगा, तो इतने कॉन्फ्लिक्ट की नौबत ही नहीं आएगी। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी जो यूनाइटेड नेशंस है उसका जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए, पीस और सिक्योरिटी होना चाहिए। दूसरे चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क करे। लेट अस लुक एट बोथ सेट ऑफ द रिफॉर्म विद द एम्फेसिस ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब देखिए स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। द UN वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है UN कब फाउंड हुआ, UN कब बना, इस्टेब्लिश कब हुआ, जबकि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था उस वक्त UN बना है।
The way it was organized and the way it was functioned reflects the realities of the world politics after the Second World War. अब जिस वक्त वो बना था उस वक्त क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सिचुएशन अलग थी। लोग इमीडिएटली चाहते थे कोई ना कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जिससे जो डेवास्टेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था इस तरह के नेक्स्ट वॉर कभी ना हो, और इसमें जितना ज़्यादा लोग मरे थे वो सब रुक जाए, अगले युद्ध ना हो। तो सिचुएशन उस वक्त एकदम अलग थी। आफ्टर द कोल्ड वॉर देयर रियलिटीज़ आर डिफरेंट। हियर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैज़ बीन अकर्ड। अब देखिए कोल्ड वॉर के समय भी क्या हुआ, चेंज शुरू हुआ। कोल्ड वॉर के समय वर्ल्ड जो था वो दो पोल्स में चेंज हो गया था, तो उस वक्त की सिचुएशन अलग थी, और उसके बाद धीरे 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 सिचुएशन चेंज होने लगी। और आज की सिचुएशन क्या है, सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका है। यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद अमेरिका जो है वो यूएस हेजेमनी, आपने पढ़ा है कि अमेरिका जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर की तरह आ रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव। कोल्ड वॉर के समय क्या था, यूएस और रशिया की, यूएसएसआर के रिलेशन एकदम किसके जैसे थे, एनिमीज़ की जैसे थे, दो पोल थे वो वर्ल्ड के। और अभी सिचुएशन क्या आ गई कि चाहे रशिया हो, चाहे वो सोवियत यूनियन के सक्सेसर कंट्रीज़ हों, जो अलग अलग कंट्रीज़ बनी, 15 कंट्रीज़ आपको पता है कौन कौन सी बनी थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर में। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं या रशिया है, और इनके साथ, इनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हो गए हैं, अब बहुत एनिमी के जैसे रिश्ते नहीं रहे हैं। चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर एंड इंडिया ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। आपने देखा कि चाइना की इकनॉमी आपने देखी किस तरह से माओ त्से-तुंग ने, और वो उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, फिर किसी ने, फिर आपने देखा कि 1970s में उन्होंने अपनी इकनॉमी चेंज करी, और जो शॉक थेरेपी थी वो उन्होंने जो है वो जो शॉक थेरेपी थी वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं करी यूएसएसआर की, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट किया। तो आज चाइना एक बहुत ही इमर्जिंग ग्रेट पावर इज़ कमिंग एज एन इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है। अब अगला क्या है, द इकनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। जो एशिया की इकनॉमी है वो अनप्रेसिडेंटेड रेट से बढ़ रही है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स एक्स्ट्रॉर्डनरी रेट से वो बढ़ रही है। Many new countries have joined the UN as they become independent from the Soviet Union और former communist states in Eastern Europe। अब बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो वो क्या बन गई, यूएन की मेंबर्स बन गई। तो यूएन की मेंबरशिप बढ़ गई, पहले सिर्फ 51 कंट्रीज थे, अब कितने हो गए हैं, 193 कंट्रीज़ हो गए हैं। तो उससे भी चेंजेस आ गए हैं। द होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कंट्रोल्स द वर्ल्ड, genocide, civil war, ethnic conflicts and terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation and epidemics। तो पूरा जो न्यू सेट ऑफ चैलेंज यूएन के पास आ गए हैं। उस वक्त चैलेंज क्या था, उस वक्त चैलेंज ये था जब यूएन स्टैब्लिश हुआ, जब यूएन इवॉल्व हुआ, उस वक्त चैलेंज ये था कि वर्ल्ड जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही सारे के सारे कंट्रीज़ ने, 51 कंट्रीज़ ने साइन करा कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना लाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही डिवास्टेशन हुआ था। पर आज के चैलेंजेस एकदम अलग हैं। क्या चैलेंजेस हैं, जेनोसाइड हो रहा है, कहीं कहीं आपने देखा सिविल वॉर हो रहा है सीरिया के अंदर, आपने देखा लेबनान के अंदर 2006 में इसराइल ने अटैक किया था, और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कहीं कहीं पर। लेबनान के अंदर आपने देखा कि हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के बहुत से अलग अलग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और टेररिज्म आपने देखा कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होके आया है। न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन, व्हाट इज़ न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन? न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन, इट इज़ द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, फीजनेबल मटीरियल एंड वेपन एप्लीकेबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स और इस तरह के फीजनेबल मटीरियल जो फ्यूज़न हो सके, न्यूक्लियर फ्यूज़न आपने देखा है, और उसके वेपन जो हैं वो जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, उस तरह का न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। सभी लोग न्यूक्लियर वेपन रख रहे हैं। आपने देखा था कि इराक़ के पास ये एलिगेशन लगा था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के ऊपर यही एलिगेशंस हैं।
तो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्स एंड एमिनेशन बढ़ेंगे कंट्रीज़ के अंदर, उतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ सकती है। और कभी दो कंट्रीज़ या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई, वॉर की सिचुएशन आ गई, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का आपने देखा था कि अमेरिका ने जो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, उससे कितनी सिचुएशन ख़राब हो गई, कितने सालों तक जापान की सिचुएशन, हिरोशिमा और नागासाकी में पैदा होने वाले लोगों की हालत भी ख़राब रही। तो न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के सामने। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा कि ग्रेटा थुनबर्ग जो लड़की है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है। आप लोगों को भी करना चाहिए जितना आप कर सकें। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और एपिडेमिक्स क्या होता है? आउटब्रेक है किसी भी बीमारी का। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना, ये एकदम से नई सिचुएशन है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना कोविड-19 फैल चुका है। और इस वक्त जो है वो यूनाइटेड नेशन से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम करना चाहिए, नए नए चैलेंजेस आ गए हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस से के सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स करना चाहिए अपने आप में। ये सिचुएशंस है। In this situation, in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was, is the UN doing enough? Is it equipped to do what is required? Why should it be doing? What should it be doing and how? What reforms are necessary to make it work better? For the past decades and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answer to these questions. So, इन सारी situations में और कोल्ड वॉर के एंड के बाद पूरा वर्ल्ड ये क्वेश्चन फेस कर रहा है कि क्या यूएन इनफ कर रहा है। सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा है और जहाँ इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और भी बहुत जगह सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं। तो क्या यूएन सही कर रहा है इस सिचुएशंस में? चाइना के साथ सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं बहुत, ताइवान, चाइना, इन सब कंट्रीज़ की सिचुएशन ख़राब है। तो क्या यूएन सही काम कर रहा है? क्या वो ये सब करने के लिए इक्विप्ड है? क्या उसके पास इतने हथियार हैं? क्या उसका जुरिस्डिक्शन में ये सब चीज़ें आती हैं? क्या इसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? और रिफ़ॉर्म, कौन से रिफ़ॉर्म बहुत ही ज़रूरी हैं कि वो अच्छी तरीके से काम करें। और पिछले 15 ईयर्स से जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो चाह रही हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए। रिफ़ॉर्म किस तरह के हों, कैसे हों, कब करने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। और आपने देख लिया कि उनके पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं यूएन के पास इस समय, जिसकी वजह से उसको रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, आपने देखा कि रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। While the case for reforms had widespread support, getting agreement on what to do is difficult. अब सब लोग चाहते हैं, सब लोग इस बात में एग्री हैं कि जो रिफ़ॉर्म है वो सभी चाहते हैं कि रिफ़ॉर्म हो, लेकिन कैसे हो और क्या करें, इसमें सबकी एग्रीमेंट नहीं है। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखते हैं कि चलिए हम देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, उस पर जो डिबेट चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। द रिजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स 3 मेन कंप्लेंट्स। अब कौन कौन सी कंप्लेंट थी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? उन्होंने कहा कि पहला था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स चल रही है पूरे वर्ल्ड में, जो इस समय पॉलिटिक्स चल रही है, इस समय चाइना वर्ल्ड पावर बन के आ रहा है, या इंडिया पाकिस्तान, या आसियान कंट्रीज़, या जापान, या जहाँ भी वर्ल्ड की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स चल रही है, इज़राइल, लेबनान, सीरिया और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इन सारी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। इसमें कुछ परमानेंट मेंबर पहले से हैं और कुछ जो मेंबर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी कंप्लेंट्स थी कि इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट्स ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट दैट आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस होते हैं, आपने देखा कि इराक़ के ऊपर अटैक हुआ तो उस वक्त अमेरिका की मर्ज़ी थी कि वो इराक़ के ऊपर अटैक करता, या फिर और भी कोई भी डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस जो थे, अभी ईरान के ऊपर बहुत से ज़्यादा
अमेरिका ने वो लगा रखे हैं, ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं कि उनके वहाँ से सामान नहीं लेना है या उनको पूरा उनसे सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं करना है, कंट्रीज़ पे बोला गया है ये बातें। तो जो डिसीजन हुए थे वो कह रहे हैं ये सारे के सारे डिसीजन क्या हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को डोमिनेट करते हैं। कुछ पावर जो है वही जो है सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को इफेक्ट कर दे रही हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। और तीसरा क्या है, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इतने प्लैनेट्स हैं, इतने कंट्रीज़ हैं, तो सारे कंट्रीज़ को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। In view of these growing demand for restructuring of the UN, on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. अब देखिए ये सारे के सारे जो रेजोल्यूशंस थे, जो कंप्लेंट्स थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए 1 जनवरी 1997 को उन्होंने कोफी अन्नान जो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे उस समय के, उन्होंने ये बोला कि हमको क्या करना है, हमको रिफॉर्म्स क्या करने हैं, उस पर एक इंक्वायरी बिठाई गई। हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बी चूजन। अब किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको चूज़ किया जाए, किस तरह के मेंबर्स आ जाएं। इन द ईयर सिंस देन the following are just some of the criteria that has been proposed for new permanent and non-permanent member of the Security Council। और तब से जब से उन्होंने 1997 से लोगों से विचार मांगे, इंक्वायरी करी, इनिशिएट किया कोफी अन्नान ने जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उस समय के, कि हमें क्या क्या हमें मेंबरशिप चेंज करने के लिए जो हमें नए मेंबर बनाने हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किन कंट्रीज़ के होने चाहिए। तो ये सजेशंस उनके पास आए। क्या क्या सजेशन थे कि उस कंट्री के मेंबर होने चाहिए जो मेजर इकोनॉमिक पावर हों, क्योंकि जिससे फिनेंशियल एड मिल सके गरीब देशों को। उनके पास मेजर मिलिट्री पावर भी हो, ऐसी कंट्रीज़ के मेंबर बने। या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, वो कंट्रीज़ बने जो कि हमें यूएन बजट में पैसा दे रहे हैं, यूएन के लिए, यूनाइटेड नेशंस के फंक्शनिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, या ऐसी कंट्रीज़ बन जाए जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, या ऐसे देश के लोग हमारे मेंबर्स बने सिक्योरिटी काउंसिल के जो क्या करें, जो कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करते हों। और ऐसे कंट्रीज़ के मेंबर्स बने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो कंट्री make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे देश के मेंबर बनने चाहिए जो कि वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को दिखा रहे हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो उस कंट्री के अंदर, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी हो और कल्चरल डाइवर्सिटी हो। तो ऐसे देश के मेंबर अगर बनेंगे तो पूरे वर्ल्ड को वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब देखिए जो वर्ल्ड में, जो सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूनाइटेड नेशंस के जो बजट प्रोसीजर्स हैं, जो बजट में कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए यूएसए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 22%, चाइना 12%, और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम जो है 4.5%, फ्रांस 4.4%, रशिया 2.4% और इंडिया 0.8% कंट्रीब्यूट कर रहा है बजट में। तो इस तरह से ये कंट्रीज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के बजटरी जो इनका जो रेगुलर बजट है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्लियरली ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया हैज़ सम वैलिडिटी। तो हर एक क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। जैसे कि गवर्नमेंट सो एडवांटेज इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। अब देखिए अलग अलग गवर्नमेंट जो है, ये जो क्राइटेरिया हमें मिले कि मेजर इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, यूएन बजट में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉपुलेशन अच्छी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो, तो ये जो बातें हैं, जो ये आइडियाज़ थे, ये कुछ गवर्नमेंट को पसंद आई, उनको लगा कि ठीक है, उनको एडवांटेज दिखा उसमें। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये जो है डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता था कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके एस्पिरेशन क्या है। अगर इंडिया चाहता है कि वो मेंबर हो जाए तो इंडिया के लिए जो लास्ट वाला
प्रपोज़ल है कि ऐसी कंट्री चाहिए जिसमें ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल सिस्टम और कल्चरल डाइवर्सिटी हो, तो उसमें इंडिया का नाम आ सकता है, तो इंडिया को ठीक लगेगा। लेकिन अगर किसी कंट्री में उसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ना हो, इकोनॉमिक सिस्टम ना हो और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ना हो और कल्चरल डाइवर्सिटी ना हो, तो उसको लगेगा कि उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस कंट्री को समझ आई जो इन सेट ऑफ रूल्स में, जो इन सेट ऑफ एडवाइजेस में वो बन सकता है मेंबर, उनको ये पसंद आया, लेकिन दूसरों को पसंद नहीं आया जो नहीं बन सकते थे। Even they had no desire to be member themselves, countries could see that the criteria were problematic. How big an economic or military power did you have to be to qualify for Security Council membership? और लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी थी कि कंट्री चाहे मेंबर नहीं भी बन पाए, फिर भी उनको लगा कि ये अलग सी बातें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं। और वो प्रॉब्लमेटिक क्या है कि किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए, या फिर आप कह रहे हैं कि वो मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, तो उसकी इकोनॉमी जीडीपी कितना होना चाहिए, या आप क्लेरिफाई करें किसको आप बिग इकोनॉमिक पावर मानेंगे या आप किसको बिग मिलिट्री पावर मानेंगे, कितनी मिलिट्री होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होने के लिए। एंड व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन वुड इनेबल अ स्टेट टू बाय इट्स वे इनटू द काउंसिल, और कितने पैसे कोई भी कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करे जिससे कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो सके, वो ज़्यादा करे, कितना ज़्यादा करे जिससे कि वो मेंबर हो सके। वॉज अ बिग पॉपुलेशन एज एसेट और अ लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए चले जाए इसलिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो जाए, तो वो उसके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी। तो वो किस तरह से टू प्ले बिगर रोल, तो किस तरह से वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन पाएगा जब वो उसके लिए पॉपुलेशन ही लाइबिलिटी हो जाएगा। इफ़ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वॉज द क्राइटेरिया, कंट्रीज विद एक्सलेंट रिकॉर्ड वुड बी इन लाइन टू बी मेंबर्स। अगर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स ये क्राइटेरिया है कि किसी कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए, फिर तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छे हैं और जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है और सब कुछ सही सिचुएशन है। बट वुड दे बी इफ़ेक्टिव एज काउंसिल मेंबर्स, लेकिन अगर उन सब लोगों को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बना दिए जाए तो क्या उतने इफ़ेक्टिव रहेंगे वो जितने कि और ज़्यादा मेंबर होने पर उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। Furthermore, how was the matter of representation to be resolved? Did equitable representation in geographical terms mean that there should be one seat for Asia, Africa, Latin America and Caribbean? तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसे रिजॉल्व हो जो कि जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब क्या करें कि एशिया से भी एक पर्सन ले लें, एक मेंबरशिप बना लें, अफ्रीका से बनाएं, लैटिन अमेरिका से बनाएं, कैरिबियन से बनाएं, क्या करें, किस तरह से बनाएं। शुड बी द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय द रीजन और सब रीजन रादर देन कॉन्टिनेंट्स। तो क्या हम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बनाएं, वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से एक एक मेंबर बना लें, या फिर सब कॉन्टिनेंट में भी एक एक मेंबर ले लें। वाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी, और ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन जो है ज्योग्राफी से ही क्यों डिसाइड हो, रिलीजन से क्यों ना हो या फिर कंट्रीज से क्यों ना हो। वाई नॉट बाय द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्यों ना हो। वाई नॉट इन अदर वर्ड्स गिव सम मोर सीट टू द मेंबर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ऐसा क्यों ना हो कि जो ज़्यादा सीट किसको दे दी जाए, डेवलपिंग वर्ल्ड को दे दी जाए। Even here there are difficulties. The developing world consists of countries at many different level of development. अब डेवलपिंग वर्ल्ड्स में भी अलग अलग तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। कोई बहुत बुरी हालत में है जिसका जीडीपी बहुत कम है, किसी का कुछ बहुत अच्छा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अलग अलग लेयर्स हैं। व्हाट अबाउट कल्चर? शुड डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन अ मोर बैलेंस वे? क्या हमें कल्चर के हिसाब से उनको मेंबरशिप देनी चाहिए या सिविलाइजेशन के हिसाब से, या फिर ऐसा करें पूरे वर्ल्ड को सिविलाइजेशन और कल्चर के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर दें और इस तरह से कल्चरल सिस्टम विद इन देयर बॉर्डर्स। तो
अगर हम ऐसा करेंगे तो एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग तरह के कल्चर है। इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, अलग अलग तरह के कल्चर हैं, तो ऐसे में कितने मेंबर बन पाएंगे यहाँ से। A related issue was to change the nature of membership altogether. Some insist, for instance, that the veto power of the 5 membership be abolished. अब देखिए कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि पहले तो मेंबर कौन कौन बनेंगे इस पर डिस्कशन आपने सुन लिया। अभी उन्होंने बोला है कि जो परमानेंट मेंबर हैं उनके भी रोल में नेचर ऑफ मेंबरशिप क्या होनी चाहिए उस पर भी चेंज आ सकते हैं। मतलब जो परमानेंट मेंबर्स थे उनके पास जो वीटो पावर थी उनको वापस लिया जा सकता है। Some insist, for instance, that the veto power of the 5 membership be abolished. उनकी veto power को वापस ले लिया जाए। Many perceive the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant. बहुत लोगों ने perceive किया, perceive means recognize किया, understand किया कि जो veto power है वो क्या है, in conflict with the concept democracy. वो democracy के concept के कॉन्फ्लिक्टिंग है। मतलब अगर आप डेमोक्रेसी कहते हैं तो फिर वीटो पावर आपने कुछ ही लोगों को क्यों दिया, और अगर कुछ लोगों को दिया तो उनको भी डेमोक्रेसी के थ्रू दो, उनसे वोटिंग करवा लो सबसे कि किस किस को वीटो पावर दी जाए। तो जो वीटो पावर परमानेंट वीटो पावर आपने दे दी है 5 मेंबरशिप को, वो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और सॉवरेन इक्वालिटी इन द यूएन एंड थॉट दैट द वीटो वॉज नो लॉन्गर राइट एंड रेलिवेंट। और कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जो यूएन के जो मेंबर्स हैं वो सॉवरेन इक्वालिटी है सबकी, जितने 193 मेंबर्स हैं वो सब इक्वल हैं। तो अगर सब इक्वल हैं तो कुछ ही लोगों को क्यों आपने परमानेंट मेंबरशिप दी है। और कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर दिया कि जो वीटो की पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट नहीं है, सुटेबल नहीं है, नहीं देनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से नेचर ऑफ मेंबरशिप में भी क्वेश्चन उठे हैं। In the Security Council, there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. The Charter gives the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर है वो एक परमानेंट मेंबरशिप को एक प्रिविलेज दे देता है टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टेबिलिटी आ जाए वर्ल्ड में, इसलिए उनको मेंबर बनाया गया। अलग अलग कंट्रीज़ को बनाया गया जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, और वो अलग अलग उससे आई थी, ग्रुप से आई थी, इसकी वजह से उनको वो मेंबरशिप दी गई। जैसे कि आपने देखा कि चाइना को दी गई, यूएसएसआर को दी गई, अमेरिका को दी गई और इंग्लैंड और फ्रांस को दी गई। तो ये कंट्रीज़ जो थे वो मिल करके किसी भी वॉर को रोकने की पोजीशन में थे, इसलिए उनको ये मेंबरशिप दी गई उस समय। द मेन प्रिविलेज ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर परमानेंसी एंड द वीटो पावर। उनका प्रिविलेज क्या है, क्या स्पेशलिटी है उनकी उसमें, एक तो उनके पास परमानेंट मेंबरशिप है, वहाँ से कोई उनको हटा नहीं सकता, दूसरा क्या है उनके पास वीटो पावर है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व फॉर ओनली 2 years एट अ टाइम एंड गिव वे आफ्टर दैट पीरियड टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने ईयर्स के लिए होते हैं इलेक्ट, 2 years के लिए इलेक्ट होते हैं, और उसके बाद वो जो पावर है दूसरी कंट्री को दे देते हैं। अ कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ए टर्म ऑफ 2 year। अगर किसी कंट्री का एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप है और 2 years उसने जस्ट कंप्लीट करे हैं तो दोबारा अगले 2 years के लिए वो मेंबर नहीं बन सकता, उस किसी नए को देना ही पड़ेगा। The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world। और नॉन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इस तरह से इलेक्ट किया गया है जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव द वीटो पावर। और परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं है। इन टेकिंग डिसीजंस द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय वोटिंग। अब कोई भी डिसीजन जब सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वोटिंग सिस्टम है, सब लोग वोट देते हैं। ऑल मेंबर्स हैव 1 vote। सारे के सारे मेंबर्स परमानेंट हैं, नॉन परमानेंट है, सबके एक एक वोट हैं। हाउएवर द परमानेंट मेंबर कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर सो दैट इवन if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto। अब देखिए जब कोई डिसीजन लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो जितने भी मेंबर हैं परमानेंट नॉन परमानेंट उनका एक एक वोट होता है। तो जब परमानेंट मेंबर जो होता है
वो एक नेगेटिव मैनर में वोटिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर सारे नॉन परमानेंट परमानेंट मेंबर जो हैं वो वोट दे रहे हैं किसी के लिए कि यस हमें इराक पे अटैक करना है, लेकिन सपोज एग्जांपल के लिए एक डिसीजन आया कि हाँ हमें इराक पे अटैक करना है, सारे मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स बोल रहे हैं यस, लेकिन एक कंट्री जो है वो इसको वीटो कर सकती है। एक कंट्री सपोज चाइना इसे कि नहीं कर सकते हैं, तो एक कंट्री का जो नेगेटिव वोट है कैन स्टॉल मीन्स ब्लॉक कर सकता है डिसीजन को, तो यही नेगेटिव जो वोट है उसको वीटो बोलते हैं। While there has been a move to stop, abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such reforms. अब देखिए जो चाहे जो लोग हैं वो वीटो सिस्टम को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि जो परमानेंट मेंबर हैं वो इस रिफॉर्म्स को लाइक नहीं करना है, अनलाइकली टू रिफॉर्म द सच रिफॉर्म्स। ऑल्सो द वर्ल्ड मे नॉट बी रेडी फॉर सच अ रेडिकल स्टेप इवन दो द कोल्ड वॉर इज़ ओवर। और उसके बाद हो सकता है कि वर्ल्ड जो है वो इतना बड़ा चेंज करने के लिए तैयार ना हो, चाहे कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं लीस्ट है, कम है, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में अगर परमानेंट मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि फिर से सिचुएशन ख़राब हो जाए। जो परमानेंट मेंबर हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी ना लें, जिसकी वजह से उन्होंने परमानेंट मेंबरशिप दी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हें परमानेंट मेंबरशिप दी थी कि आगे वाले वॉर ना हो, और जो मेन कंट्रीज़ थे उनको परमानेंट मेंबरशिप दे दिया कि आगे वॉर होंगे तो आप वीटो से उसको रोकें। तो विदाउट द वीटो देयर इज़ अ डेंजर एज इन 1945 दैट द ग्रेट पावर वुड लूज द इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी। ये कहा जा रहा है कि अगर 1945 के बाद जैसे उनको मेंबर बनाया गया था तो उसी तरह से एक डेंजर हो सकता है कि जो परमानेंट मेंबर कंट्री हैं वो क्या करेंगी, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, देखें ध्यान ही ना दें और वर्ल्ड बॉडी में इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, दैट दे वुड डू व्हाट दे प्लीज आउटसाइड इट एंड दैट विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट द बॉडी वुड बी इनइफेक्टिव। और वो क्या करें, वो यूनाइटेड नेशंस के उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो जो प्रॉब्लम्स है उसमें ध्यान देना बंद कर दें और वो अपनी मर्ज़ी से वो काम करते रहें जहाँ उनको पसंद आ रहा है, उनके पास पावर है, मिलिट्री पावर्स है, इकोनॉमिक पावर्स हैं, तो उस तरह के काम करते रहें और वो वर्ल्ड के जो सिनेरियो है, जो वर्ल्ड की सिचुएशंस है वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाए, काम न करें। और इससे क्या होगा कि उनकी सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट से जो सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो उनको क्या करना है, उनको बने रहना, प्रॉब्लम यहाँ भी है कि उनको बने रहने दें तो सिचुएशन है और ना बने रहने दें तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।